अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस गुफ्तगू में हम विटामिन डी के बारे में वो तमाम बातें डिस्कस करेंगे जो कि एक पढ़े लिखे शख्स को जानना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो, उसका मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक़ हो या ना हो। देखिए, जो भी ख़ुराक हम अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं उसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। उसमें से एक है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम नशास्तदार ग़ज़ाएँ कहते हैं, जैसे रोटी है, चावल है और वो तमाम चीज़ें जिनका आटा बन सकता है, और चीनी है और मीठी चीज़ें हैं। ये नशास्तदार ग़ज़ाएँ होती हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ग़िज़ा का दूसरा हिस्सा प्रोटीन है, जो कि गोश्त में होता है, अंडों में होता है, दूध में होता है, दालों में होता है। ये हमारी खुराक का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा फ़ैट्स हैं, जो कि हमें पौधों से भी मिल जाती हैं, ख़ास तौर पे बीज हैं उनको क्रश करके उसमें से, और इसके अलावा ये एनिमल फ़ैट भी होती है जो चर्बी की शक्ल में हमारे अंदर जाती है। तो ये 3 तरह की ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमें एनर्जी या ताकत फ़राहम करती हैं। इसके अलावा खुराक में 3 चीज़ें और हैं जो ख़ुद एनर्जी तो नहीं देती, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये जो 3 खुराक मैंने आपको पहले बताई हैं, ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। उसमें एक है पानी, दूसरी जो अहम चीज़ है वो है मिनरल्स। मिनरल से मुराद ये है जैसे कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मैंगनीज़ है। तो ये जो थोड़े थोड़े ट्रेस एलिमेंट्स भी इनको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये जो थोड़े थोड़े यानी ये धातें हैं, ये भी हमारे जिस्म की नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन कीमियाई मुरक्कबात हैं, अगर ये हमारे जिस्म में मौजूद न हो तो ये पूरा का पूरा निज़ाम जिसके ज़रिए से हम खुराक को इस्तेमाल करके अपने जिस्म की नशो-नुमा और बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा करते हैं और जिस्म के अंदर सेल्स की ग्रोथ होती है, वो सारी की सारी रुक जाएगी। अच्छा, इन विटामिन को समझने के लिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो पानी में हल हो जाएं, जिन्हें कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिनमें विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि विटामिन बी एक नहीं होता, विटामिन B1, B2, B6, B12 एक पूरी सीरीज़ है जिनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो दूसरे विटामिन हैं वो हैं फैट सॉल्युबल, वो पानी में हल नहीं होते, वो चर्बी में हल होते हैं, और वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनमें से एक बहुत अहम विटामिन, यूँ तो सारे ही विटामिन बहुत अहम हैं, मगर इनमें से एक बहुत अहम विटामिन विटामिन डी है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। बात करना इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में बिलउमूम और पाकिस्तान की पॉपुलेशन में बिलखुसूस विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप पूरे मुल्क की पॉपुलेशन का विटामिन डी टेस्ट करना शुरू कर दें तो आप हैरान होंगे कि बहुत ही नुमायाँ तादाद ऐसे लोगों की होगी कि जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होगी, और उस विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारे सेहत के मुताल्लिक मसाइल हैं जो कि दरपेश होते हैं। और मुझे यकीन है कि इस गुफ्तगू को सुनने के बाद हमें वो सारे समझ में आ जाएंगे और हम उसके बारे में एक मस्बत राय हमारे जहन में डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये विटामिन डी का हमारे जिस्म में क्या रोल है। देखिए, विटामिन डी हम खुराक की शक्ल में भी अंदर लेके जाते हैं, लेकिन जिस्म ने एक कमाल की यानी तिलिस्माती कीमियाई ख़ासियत है कि हमारी जिल्द के नीचे एक फ़ैट का मॉलिक्यूल मौजूद है जिसे कहते हैं सैमन डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको ये नाम याद भी ना रहे तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारी जिल्द के नीचे मौजूद होता है। जब हम सूरज की रोशनी में अपनी जिल्द को लेके जाते हैं तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, सूरज के अंदर जो शुआएं मौजूद होती हैं, वो इसके साथ मिलती हैं और इसको विटामिन डी में तब्दील कर देती हैं। अच्छा, अब ये जो विटामिन जिल्द के नीचे बनता है, ये विटामिन अभी सिर्फ रॉ फॉर्म के अंदर है। इसको एक्टिव फॉर्म में होने के लिए यहाँ से ये हमारे जिगर में चला जाता है और वहाँ ये बन जाता है 25 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नाम ये मुश्किल लगे तो भूल जाइए, सिर्फ ये याद रखिए कि ये जो विटामिन डी बना है ये जिगर में जाएगा और इसका कुछ ना कुछ और प्रोसेस होगा, यहाँ से फिर वो गुर्दे में जाएगा और ये बन जाएगा 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी। और ये वो एक्टिव फॉर्म है जो कि विटामिन डी हमारे जिस्म में इस्तेमाल के काबिल है। ये जब जहाँ हमारे जिस्म में पूरे खून में फैलता है, तो जैसे आपके इल्म में है कि हमारा पूरा जिस्म सेल्स से मिलकर बना है, जो कि उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है। ये विटामिन उसके ऊपर जाके चिपक जाता है और वहाँ जाकर
सेल की सारी रेगुलेशन को और सेल के सारे निज़ाम के अंदर अपने असरात डालना शुरू कर देता है। जिस्म के वो हिस्से जिनके लिए विटामिन डी नागुज़ीर है उसकी ग्रोथ के लिए, उसमें से सबसे अहम हड्डियां हैं, हड्डियां और पट्टे। और अगर विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, जो जोड़ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, और बहुत सी हड्डियों से मुतल्लिक़ बीमारियां वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं अगर विटामिन डी की कमी हो। इसी तरीके से हमारी जिल्द और जिल्द से मुताल्लिक़ बाकी आज़ा, यानी जैसे नाखून हैं, जैसे हमारे बाल हैं, इनकी नश्व नुमा के लिए भी विटामिन डी अशद ज़रूरी है। तीसरी हमारी आँखें, हमारी बीनाई की जो सही नश्व नुमा है, हमारे उन तमाम सेल्स की जो कि बीनाई जिनके ज़रिए से होती है, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर होती हैं अगर विटामिन डी अवेलेबल ना हो। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अब ज़रा आप तवज्जो मैं आपकी चाहूँगा ताकि मैं आपको सेलुलर लेवल पर ये अर्ज़ कर सकूँ कि विटामिन डी कैसे अहम है। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर किसी भी बीमारी का तदारुक करने के लिए जो निज़ाम मौजूद है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं या मुदाफ़ियत कहते हैं। ये मुदाफ़ियत दो तरह की है, एक है इन्नेट, एक है एडाप्टिव। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा। इन्नेट तो ये है, जैसे यहाँ हम अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं तो दफ्तर के बाद हमने कुछ गार्ड रखे हुए हैं, ये कोई भी हमला करेगा तो ये गार्ड उनके खिलाफ हमला करेंगे बगैर किसी तशख़ीस के कि वो किस किस्म का हमलावर है। ये तो है इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कोई भी जरासीम हमारे पास आएगा तो जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। और अडेप्टिव इम्यूनिटी ये है कि एक ख़ास आदमी आएगा जिसके पास एक ख़ास किस्म का वेपन है, तो हमारे पास एक ख़ास किस्म का गार्ड मौजूद होगा जिसके पास उस वेपन को हैंडल करने की सलाहियत होगी। यानी यह है कि कोविड का जैसे जरासीम भी समझना आसान होगा, वो आएगा तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वो कोविड के ही खिलाफ मौजूद होगा। अगर टीबी है तो टीबी के ही खिलाफ मौजूद होगा। इसे हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी है, यानी जिसमें पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम हमारा तगड़ा हो जाता है और जो भी हमलावर आए तो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर एक्ट करता है, ये काम विटामिन डी की मौजूदगी में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हो जाता है। अच्छा, जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है जिसमें हमारी बॉडी खुद पैदा करती है वो तमाम सलाहियतें, जिन सलाहियतों की बुनियाद पर हमने एक ख़ास किस्म के जरासीम को हैंडल करना होता है, उसमें दो तरह के सेल अहम होते हैं, टी सेल और बी सेल। और ये दोनों के दोनों सेल, इनकी नशो नुमा विटामिन डी की मौजूदगी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। लिहाजा मुख्तसर ये है कि अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी ना हो तो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारा मुदाफ़ियत का निज़ाम वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और एफिशिएंसी के साथ मौजूद होता है, और बीमारी अगर आएगी तो हम उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम है समझने की कि जिस वक्त कोई शदीद किस्म की इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन में जिस्म का निज़ाम उस इन्फेक्शन को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे दफ्तर में अभी कोई हमला आवर आ जाए तो उस हमला आवर को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत से काम ऐसे करेंगे जो नॉर्मल नहीं होते। मतलब हो सकता है कि ये मैं गुलदान उठा लूँ, हो सकता है कि मैं मेज़ को उलट दूँ, हो सकता है कि मैं अलमारी को खींच के सामने ले आऊँ, हो सकता है कि मैं किताबें उठा के उसके ऊपर मारना, यानी जो मेरे हाथ में आए मैं मारना शुरू कर दूँ। ऐसा मुमकिन है ना? जब हम यूँ करते हैं तो वो कोशिश तो ये होती है कि हमला आवर को हम गिरा लें, लेकिन ऐसा करते हुए हम अपना भी बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। इसी तरीके से जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है तो बॉडी उसको हैंडल करने के लिए जो कीमियाई मुरक्कबात पैदा करती है, जिसको इंटरल्यूकिन्स कहते हैं, जिसको साइटोकाइंस कहते हैं और जिसको ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर कहते हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो को नॉर्मली तो वैसे पड़ी हुई थी लेकिन हमने उसके ऊपर मारना शुरू कर दी, जिसपे कमरे में धर्म भरम हो गया। लिहाजा जब ये काम अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बाज़ औक़ात जितना नुकसान उस हमलावर ने पहुँचाना होता है उससे ज़्यादा नुकसान हमारी ये एक्टिविटी पहुँचा देती है, और इसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। और ये देखा गया है, ख़ास तौर पर भी जो कोविड हुआ है इसमें इस बात का तजुर्बा करने का और बहुत मौका मिला है। और ये बात वैसे हमें पहले से भी मुख्तलिफ इन्फेक्शन की इलाज के सिलसिले में मालूम है कि बाज़ दफ़ा उस जरासीम से उतना नुकसान नहीं होता
जितना साइटोकाइन स्ट्रॉम के साथ नुकसान होता है। और जब वो साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है तो वो फिर फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, ख़ास तौर पर गुर्दे भी मुतासिर हो सकते हैं, दिल भी मुतासिर हो सकता है। और मरीज़ बेचारा वो असली बीमारी की बजाय जो ये गुर्दे और दिल मुतासिर हुए हैं इसकी वजह से फौत हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी दवाइयाँ ईजाद की गई हैं जो साइटोकाइन स्ट्रॉम को कम कर देती हैं। उनमें से एक बहुत अहम फैक्टर विटामिन डी है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी ना हो तो ये साइटोकाइन स्ट्रॉम की शिद्दत उतनी शदीद नहीं होती। और कुछ तो ट्रायल ये भी किया गया है कि विटामिन डी देने से भी साइटोकाइन स्ट्रॉम जो है वो कम हो जाता है। गो इसके बारे में अभी साइंटिफिक डाटा इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है। अलबत्ता ये बात हमें स्टडीज़ के ज़रिए बिल्कुल कंफर्म पता है कि वो लोग जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती उनके अंदर इस साइटोकाइन स्ट्रॉम को हैंडल करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आजकल के हवाले से जो कोविड के जो अमराज हैं जिसको हम कोरोना कहते हैं और पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, पेंडेमिक, इस सिलसिले में बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो WHO ने और मुख्तलिफ दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ ने की हैं और उसमें ये बात पता चली है कि विटामिन डी की कमी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, आज़ाद फैक्टर है, एक वजह है जो कि कोविड को होने का बायस बनती है और यानी कोविड की अलामात के होने का बायस बनती है। और जिनको कोविड हो जाए उनकी फिर मुदाफ़ती निज़ाम के कम होने की वजह से उनकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी यानी उनका बीमार हो जाना और उनकी मौत की शरह जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए विटामिन डी एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का हिस्सा है कोविड के इलाज के लिए, और ना सिर्फ कोविड के लिए बल्कि तमाम उन बीमारियों के लिए जो वायरस से होती हैं और मुख्तलिफ जरासीमों के साथ होती हैं। तो ये एक मोटी सी आउटलाइन थी जो विटामिन डी की अहमियत के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कमी की में दिल की बीमारियों का चांस भी बहुत बढ़ जाता है। जो स्ट्रोक है यानी जो फालिज का हो जाना उसका चांस भी बढ़ जाता है। और मेरा ख्याल है जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ेगी हमें ये मालूम होगा कि विटामिन डी और तमाम मिनरल्स और विटामिन्स की तरह एक बहुत अहम खुराक का वो हिस्सा है कि अगर हम उसकी कमी को ना पूरा करें और उसको ना तशख़ीस करें और उसका बर वक्त हम उसके सप्लीमेंट्स ना दें तो इससे सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो विटामिन डी की अहमियत को उजागर करता है वो हमारे एजिंग प्रोसेस को बेहतर करना है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो जैसे अगर आपने एक घर ख़रीदा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी दीवारें बोसीदा हो जाती हैं, उसके कवाड़ जो हैं वो बजना शुरू हो जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ढीला होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के तमाम जो आप देखा होगा कि मैं कभी कभी शीशे पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ थोड़ी झुर्रियाँ नज़र आती हैं जो पहले नहीं नज़र आती थी, बाल सफ़ेद नज़र आते हैं जो पहले नज़र नहीं आते थे। जब आप चलते हैं तो आपका पोस्चर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह हमारे अंदरूनी जो सेल हैं उनके अंदर एजिंग के साथ साथ तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी इस एजिंग प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती है। तो ये कुछ गुजारिशात थी और इनका खुलासा ये है और वो ये है कि हम सब को पता होना चाहिए कि मुझे विटामिन डी की कमी है या नहीं है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए। आजकल इसके बहुत से आसान टेस्ट मौजूद हैं जिनसे सिर्फ खून लिया जाता है और उसके बाद विटामिन डी का पता लग जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान में इसके विटामिन डी की अहमियत के सिलसिले में मुख्तलिफ जो इदारे हैं और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत रिसर्च कर रही हैं और वो गाइडलाइन तरतीब दे रही हैं कि अगर डेफिशिएंसी हो तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए। उस सिलसिले में मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। सिर्फ ये ज़रूर जहन में रखिए कि विटामिन डी की कमी हमारे इस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा है और इस बात का इम्कान है कि मैं या आप भी विटामिन डी की कमी का शिकार हों और हमें इस बात का पता ही ना हो। और अगर हमें ये पता लग जाए तो सिंपल सी खुराक के अंदर तब्दीली ला के और कुछ दवाइयों को इस्तेमाल करने, सप्लीमेंट दवाइयों के इस्तेमाल करने से जो कि आपका डॉक्टर आपको बताएगा